नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। पीसीएसजे परीक्षा के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। तो यूनेस्को जो एक समूह है, इसमें एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जो एस्टैब्लिश की गई वर्ष 2008 में, ठीक। तो उसके अंतर्गत इंडिया के कुल ऐसे 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जिनको शामिल किया गया है। तो रिसेंटली जो इंक्लूड किया गया था ये है कोलकाता में जो दुर्गा पूजा आप देखते हैं ना, ये जो शारदीय नवरात्र होते हैं उसके दौरान प्रैक्टिस की जाते हैं दशहरा के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इसको शामिल किया गया था। विकल्प ए को चुनेंगे, ठीक। इसके अलावा जैसे 14 में और जो मुख्य रूप से रिसेंटली इंक्लूड किए गए थे तो उसमें जैसे योगा शामिल किया गया है ना, ये वैदिक चैंटिंग जो होती है इसको शामिल किया गया, ये रामलीला, नवरोज, कुंभ मेला है ना, छाऊ डांस, ये सब जो है ये इस आउट ऑफ 14 की जो लिस्ट है तो इसमें ये शामिल है। इसमें देखें प्रलय जो है इसको डीआरडीओ ने तैयार किया है, ये क्या है? तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत सरकार का, तो ये इन्होंने एक ये प्रिपेयर किया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया है। तो विकल्प ए को चुनेंगे। ये नाम देखिए बड़े ध्यान से देखा करिए क्योंकि कई बार ऐसे देके पूछ लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो जैसे दे देते हैं कि अर्जुन है ना, तो अर्जुन उनका क्या है कि एक बैटल टैंक है, ठीक। तो ऐसे ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया में रिकॉग्नाइज किया था सर्वश्रेष्ठ जो है कह लीजिए पर्यटन की दृष्टि से कोई गांव जो है तो वो है पोचमपल्ली, ठीक है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि ये जो है किस राज्य में स्थित है पोचमपल्ली, ठीक है। तो ये है आपका कहाँ पे, तेलंगाना में। बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें एक चीज़ ये बताइए जरा कि ये जो है किस और वजह से या किसी मूवमेंट की वजह से पोचमपल्ली जाना जाता है, तो उस मूवमेंट का नाम क्या है? इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो इसमें जो है ये देखिए दो चीज़ें हैं। 2023 का भी वैसे इंडेक्स आ चुका है, तो अगर हम 2022 वाले की बात करें तो यहाँ पे डेनमार्क जो है ना, ये पहले रैंक पे था, ठीक। विकल्प ए को चुनेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन और है कि इसी 2022 में भारत का कौन सा स्थान जो है दिया गया, तो इसमें भारत था 10वें पोजीशन पे, ठीक है। और अगर हम 2023 वाले की बात करें तो इसमें 2 स्थानों का हमने सुधार किया है, अब हम आ गए हैं 8वें पोजीशन पे, ठीक है। और डेनमार्क जो है वो अभी भी पहले पोजीशन पे 2023 वाले में ही है, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है अभी आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किस तिथि को किया गया था? तो वर्ष 2021 में एक नया जो है केंद्र सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। इसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी, ठीक। तो डेट ये है 6 जुलाई 2021। इसमें देखिए कौन सी एक प्रकार की स्थानांतरित खेती नहीं है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोस्टली देखिए एक प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जिसमें क्या होता है कि किसी मोस्टली ये ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, किसी खाली ग्राउंड को क्लियर किया जाता है, ठीक है, और उस पर कल्टीवेशन किया जाता है कुछ वर्षों के लिए, फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक। फिर वो किसी दूसरी जगह अपना कल्टीवेशन करेंगे, फिर कम से कम मान लीजिए 2-3 साल इसको छोड़ेंगे ताकि वो नेचुरली जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो। तो इस प्रकार की कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। तो अब इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो झूम कल्टीवेशन ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट स्पेशली असम में इसको जाना जाता है। अब जैसे केरला में बात करें तो यहाँ पे ये ओनम करके नाम है, पोडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, बेवार मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो उसी क्रम में अब विश्व में भी अगर हम देखें तो जैसे अब यहाँ पे फैंग लिखा हुआ है, तो फैंग जो अब अफ्रीका में इक्वेटोरियल रीजन यानी कि 0 डिग्री के आसपास के कंट्रीज को देखेंगे वहाँ पे कहते हैं इसको। मिल्पा की बात करें तो ये युकाटन, ग्वाटेमाला, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे इसको कहा जाता है। फजेंडा उसी क्रम में जो है, ऐसा कहीं पे कोई नाम नहीं है, ठीक।
तो हम इसको डी को चुनेंगे। अंकलेश्वर जो है क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो देखिए यहाँ इसमें गुजरात के रीजन में ONGC का यहाँ पे ऑफिस भी है और पेट्रोल भंडार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट भी किया जाता है और ये ऑयल और नेचुरल गैस को यहाँ पे, तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था। यहाँ पे देखेंगे आप तो कई सारे केमिकल प्लांट्स भी हैं और पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, इस तरह के प्लांट्स भी जो है अब डेवलप किए गए हैं। तो मुख्य रूप से ये पेट्रोल रिजर्व के लिए जो है जाना जाता है। ए विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें गोंडवाना चट्टानों को भारत की शैल प्रणालियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने का उपयुक्त कारण कौन सा है। तो आप जानते हैं इधर आप देखेंगे जो ये ट्राइब है गोंड ट्राइब, ठीक है, मोस्टली जो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से एसोसिएटेड है, तो इनके नाम पर ही ये गोंडवाना जो रीजन आप देखते हैं, गोंडवाना सिस्टम ऑफ जो मिनरल एक्सप्लोरेशन इंडिया में पढ़ा जाता है, इनके नाम पे ही इसको पढ़ा। तो गोंडवाना रॉक्स जो है हमारी, ये इंडिया के टोटल कोल रिजर्व्स का देखेंगे तो मोर देन 90%, यानी कि ये लगभग आंकड़ा 98% के आसपास है, ठीक है। तो इंडिया का जो कोयला भंडार है वो गोंडवाना चट्टानों में ही सर्वाधिक लगभग 98% पाया जाता है। इस वजह से सभी जो और हमारी अन्य जो कह लीजिए जैसे इधर दक्कन प्लेटू का रीजन है, मिनरल्स जितने भी पाए जाते हैं जहाँ जहाँ पे भी, उनमें सर्वाधिक इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो बी विकल्प को चुन लेंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इंडिया में देखेंगे आप तो हम जो 4 सीस्मिक जोन्स पढ़ते हैं तो उसमें इंटेंसिटी के आधार पे अलग अलग जोन्स को डिवाइड किया गया है। तो उच्च भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक प्लेटू का जो रीजन है ये नहीं होगा, बाकी और जो है ये सब हाई इंटेंसिटी वाले हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन आप जो सिस्मिक रीजन का है ये प्लीज़ देखिए कि कौन सा क्षेत्र किस उसमें आता है, ये ज़रूरी है। इसमें देखिए प्लांट हार्मोन कौन सा है, ठीक है, पादप हार्मोन। तो साइटोकाइनिन जो है ये होता है प्लांट हार्मोन में, मतलब इसको देखेंगे इसका जो मुख्य रूप से कार्य है वो सेल डिवीजन का कार्य जो है ये करता है। बाकी के थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन ये सब मानवों से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आपको पता है कि जैसे एडवोकेट जनरल जो स्टेट्स में होते हैं तो ये जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के जो हाउसेज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपना कुछ पक्ष रख सकते हैं। और उसी प्रकार मंत्रियों के बारे में भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी हाउस में मतलब किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल है तो 2 हाउसेज हैं, तो दोनों में फीचर करने के संबंध में जो उनके प्रावधान है, कुछ राइट्स हैं, इसके बारे में हमें डिटेल दी गई है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 है स्टेट वाला, उसका आर्टिकल 177 में। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में NRI विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2014 में। विकल्प हम सी को चुनेंगे। जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, ठीक है, उनके कह लीजिए नेटिव देश के साथ कुछ अगर समस्याएं हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए इस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया। और इसी क्रम में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया है 9 जनवरी को, ठीक है। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये जरूरी है, पूछा जा सकता है आपसे। इसमें है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं, है ना, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, अभी जो हाल ही में 2022 में इलेक्शंस हुए थे तो इनकी कुल संख्या है 403, ठीक है। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। इसको देखें, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जो शासन है इम्पोज किया जाता है किसी स्टेट में, जो वहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उसके फेल्योर होने पे एक तरीके से, ठीक है। गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, उसकी रिपोर्ट के बाद इसको इम्पोज किया जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आज़ादी से अब तक में कुल 10 बार जो है इम्पोजिशन हो चुका है। अब देखें, हमने अभी बात की कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में 2 सदन हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन उस संबंध में देखते हैं सही नहीं है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, जो आपको अभी ऊपर भी बताया गया था, तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन 1947 में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखेंगे तो अब प्री इंडिपेंडेंस ही है, जुलाई 1937 में ही पहली बार जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल उत्तर प्रदेश की जो है बनाई गई थी, तो इसमें दूसरा हमारा जो है वो सही नहीं है।
दो कथन फिर से हैं, कौन सा गलत है ये देखना है। तो भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी गुजरात में प्रस्तावित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में है, तो जैतपुर परमाणु विद्युत गृह यहाँ पे बनाया जा रहा है। और दूसरा है कि पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो इंडिया में बनाया गया है ना, वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, तो ये वाला कथन हमारा ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो वैसे थोड़ा पुराना फैक्ट है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लिए कि जो है पहला रामपुरा जो विलेज है ये उसमें स्थित है, झांसी जिले में, उत्तर प्रदेश में ये बना था, ठीक है। इसमें देखें लौह इस्पात के कारखाने तथा उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो आयरन स्टील फैक्ट्री संबंधित हैं, इसमें कुल्टी उड़ीसा जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल में है कुल्टी भी, है ना। बाकी तीन विकल्प ऊपर देख लीजिए, ये ठीक है। इसमें देखिए बोकारो स्टील लिमिटेड किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। तो स्टील प्लांट है बोकारो जो यहाँ पे बोकारो डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड का, यहाँ स्थित है। तो कॉन्फ्लुएंस है इसमें दो नदियों का, बोकारो तथा दामोदर। आगे देखें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था ये बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है उसकी फ्लैगशिप स्कीम है ये। इसको देखिए पहले दो स्कीम्स चलती थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और एक था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करके 15 अगस्त 2008 को अनाउंस किया गया था और सितंबर 2008 से इनको ऑफिशियली जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। दो कथन फिर से हैं, कौन सा गलत है देखना है। 28 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो उस समय थे, उन्होंने जवाहर रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की थी, तो ये कथन तो ठीक है। दूसरा है रोजगार आश्वासन योजना, यानी कि एक स्कीम चलाई गई थी और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसको लॉन्च करने की डेट यहाँ पे जो है वो गलत है। 2 अक्टूबर 1993 को ये लॉन्च किया गया था, 83 को नहीं, ठीक। तो 1772 विकास खंडों में जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ इसको आरंभ किया गया था, तो दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा। आगे देखें कौन सा कथन सही है। तांबे का लगभग 53.81% जो प्राकृतिक स्रोत है भारत में वो राजस्थान राज्य में है, तो ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है राजस्थान का ही एक स्थल है खेतड़ी, है ना, ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे देखिए कुछ स्थल जो लिखे हुए हैं ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो संबंधित राज्य के साथ उनका युग्म बनाया गया है, उस संबंध में कौन सा गलत है। तो कोलाबा, रत्नागिरी और सतारा ये सब महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु गलत दिया हुआ था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है, यानी कि स्टील की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में, उसके बाद जो है वैक्यूम में ऑलमोस्ट जो है कह लीजिए ट्रेवल नहीं कर पाती। तो सॉलिड का ही तो रूप होता है स्टील, तो इसलिए इसमें सर्वाधिक होगी, बिल्कुल ये ठीक बात है। दूसरा है सोनार अधिकांशतः नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो नेविगेटर्स या फिर जो कह लीजिए ये पनडुब्बियाँ वगैरह होती हैं जो ओशन में स्पेशली काम करते हैं, तो सोनार टेक्नोलॉजी होती है ना, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें जो है वेव्स के फॉर्म में जाती है और टकरा के वापस आती है, तो उसके माध्यम से नेविगेशन का काम ईजी हो जाता है। तो दोनों सही है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक स्थल है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, काफी पूछा जाता है कई बार, तो ये कौन सा जिला है, ये है ललितपुर, ठीक है, बुंदेलखंड में। अब है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अब एक तरीके से फैक्ट के रूप में ये भी है कि सबसे कम होती है मथुरा में और सबसे ज्यादा होती है इधर गोरखपुर में। आगे देखें ओरल पोलियो वैक्सीन जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो आप देखते होंगे छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है ना, जो ऐसे 2 ड्रॉप है ना पिला देते हैं। तो ये वाली वैक्सीन जो डेवलप की गई ये अराउंड कॉमर्शियल पर्पस के लिए 1961 के आसपास ये अल्बर्ट सैबिन ने जो है विकसित की थी, ठीक, विकल्प डी। आगे है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में जो भी सेल्स आप देखते हैं पढ़ते हैं उसके बारे में, तो उनके स्ट्रक्चर है ना, फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी जो की जाती है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपने देवता के रूप में पूजती है। तो डाइटीज के रूप में जो है अलग अलग देवों को माना जाता है, अलग अलग प्रजातियों या ये जो जनजाति है इनके द्वारा। तो उसी क्रम में अगरिया जो है ना, ये मानते हैं इनका जो मुख्य देवता है कौन है, वो लोहासुर।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो देखेंगे ये इसकी बात है फर्रुखशियर के टाइम की है ना, 1717 के अराउंड उसने अपॉइंट किया था जो है इसको, मुर्शिद कुली खान को। देखिए सिख किंगडम से संबंधित जो राजा महाराजा रंजीत सिंह थे, ठीक, तो उनके राज्य की राजधानी क्या थी। तो पहले भी शायद आपको ये बताया गया है कि उनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो लाहौर थी और जो रिलीजियस कैपिटल थी वो अमृतसर। ठीक, तो यहाँ पे हम लाहौर को चुनेंगे। ठीक है, आगे देखें आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये था, ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है ना, इसके टाइम पीरियड में 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर होता है। उसी के बाद आप देखेंगे 1816 में सुगौली की संधि होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो ये बॉर्डर वाला हिसाब है, ठीक है, उससे संबंधित है। आगे देखें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है जिसमें ये -150 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पे एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है स्पेस शटल में। ठीक है, जो लास्ट स्टेज फ्यूल होता है, तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़िएगा। अगला है इसरो का मुख्यालय जो है, मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा स्पेस डिपार्टमेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में। विकल्प हम डी को चुनेंगे। स्थापना इसकी कब हुई थी, ये डेट ये भी याद रखिए, 15 अगस्त 1969। इसमें देखें इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है। तो इसरो जो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, जो कि डायरेक्टली किसके अंडर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। ठीक, आगे देखें थोड़ा स्टेटमेंट में करेक्शन करेंगे हम, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी एक संस्था है वो कहाँ पे स्थित है ये पूछना चाह रहे थे। तो हैदराबाद में स्थित है, जो कि क्या करता है कि जो भी हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनका डेटा जो है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको फर्दर जो है किस यूज़ में लेना है उसको प्रोड्यूस करना। ठीक, तो यहाँ पे ए विकल्प जो हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है कितने प्रकार की विकलांगता इसमें सूचीबद्ध है। तो पहले भी हमने कुछ चर्चा की थी कुछ प्रकार की विकलांगताओं के बारे में। तो डिसेबिलिटीज एक्ट में कुल 21 प्रकार की जो विकलांगता है उसको बताया गया है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखें जो अभी 2016 का विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम है, तो इसने एक पहले का अधिनियम था उसको प्रतिस्थापित किया है, यानी कि रिप्लेस किया। तो वो एक्ट जो है किस वर्ष का था, उस एक्ट का नाम है विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, है ना। इस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। तो ये वाला एक्ट जो बना था 1995 में, है ना, उसको रिप्लेस करके अभी 2016 में नया एक्ट बना है। तो हम यहाँ पे सी विकल्प को चुन लेंगे। आगे देखें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का जो है, तो उसको विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, तो उसमें अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत की जो संसद है उसके द्वारा इसको पारित किया गया। और बेसिकली बात यह है कि जो हमारा कन्वेंशन है यूएन का, है ना, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, है ना, तो उस कन्वेंशन को इंडिया ने राटिफाई किया था 2007 में। और उसी के जो है ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए 2016 में वो अभी हमने जो ऊपर देखा एक्ट उसको रिप्लेस करके कुछ नए प्रावधानों को शामिल करते हुए नया एक्ट बनाया गया। तो हम यहाँ पे ए विकल्प को चुनेंगे। थोड़ा ये यूएन कन्वेंशन के बारे में आप चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा। अब देखें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस 2013 वाला जो एक्ट है, तो उसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जो है, इसमें नीचे दिए हुआ जो दो स्टेटमेंट हैं, तो किस कृत्य को उसमें एक कार्यस्थल पर हुआ एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न माना जाएगा। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला है कि उसके वर्तमान भविष्य या भविष्य के रोजगार की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी अगर किसी के द्वारा या उसके जो बॉसेस वगैरह हैं मान लीजिए वो अगर ऐसा कुछ देते हैं जिससे उसके वर्तमान का जो रोजगार है या उसको फर्दर जो कहीं और काम करना चाहती है उस पर इफेक्ट पड़े, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में काउंट किया जाएगा। दूसरा है कि अपमानजनक व्यवहार जो उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करता है, तो ये भी जो है इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न माना जाएगा। तो हम दोनों विकल्पों को चुनेंगे।
इसको देखें, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लिखित कुल विकलांगता की जो सूची अभी हमने देखी थी ना, 21 प्रकार की विकलांगताओं के बारे में बताया गया है, तो उसमें से एक है चरण अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से आते हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है चारों इसमें आते हैं। आप एक बार इन 21 की पूरी जो लिस्ट है प्लीज उसको रेफर करें। आगे देखें, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 का जो है, तो उसको भारत की संसद के द्वारा किस उद्देश्य से या किसको रोकने के लिए जो है पारित किया गया था। तो मुख्य रूप से जो है इसका जो एम था, जो फीमेल फोर्टिसाइड है ना, कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोकना। अगला है कि यही जो गर्भाधान वाला एक्ट है 1994 का, इसको आगे चल करके किस वर्ष में संशोधित किया गया, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, तो ये किए गए थे वर्ष 2003 में। आगे है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 का जो है, तो भारत के किन धर्मों से जुड़े व्यक्तियों पर लागू होता है। तो जो भी मुख्य धर्म भारत में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, है ना, इन सब पे प्रावधान वो लागू होता है। आगे है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज का अर्थ समझाया गया है, ठीक है, मीनिंग ऑफ डाउरी। तो पहले भी शायद ये बताया गया था सेक्शन 2 में जो है, जैसे मूवेबल, इमूवेबल और टाइप्स ऑफ डाउरी, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक। तो ए विकल्प करेक्ट होगा। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। संबंधित फैक्ट्स को प्लीज़ और कवर करते रहें सर्च करके या फिर अपने नोट्स में से। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।